हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। और आज आप देखेंगे क्वेश्चन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है बीएड में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। संज्ञान का मतलब आप समझते हैं कि जब ज्ञान आने लगता है व्यक्ति को, धीरे धीरे बड़ा होता है, अनुभव से, इंटरेक्शन से, अपनी क्रियाओं से उसको क्या होता है, उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। संज्ञान मतलब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग चीज़ों को समझने में, तर्क लगाने में करता है। तो एक छोटे से बालक में इतना संज्ञान नहीं होता है, जितना वो धीरे धीरे बड़ा होता है और अपनी क्षमताओं का विकास करके अपने संज्ञानात्मक जो उसका विकास होता है। अब आपको समझ में आ गया संज्ञान क्या होता है। संज्ञान लेना यानी किसी घटना का संज्ञान लेना। तो वो उस घटना का संज्ञान कैसे लेगा, अपने बुद्धि विवेक से लेगा। यहाँ पे संज्ञान आता है। किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसको अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, अपनी तर्क क्षमता लगानी पड़ती है। उस चीज़ के विकास को उसका संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे। स्विट्जरलैंड के महान, ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे ने सन 1920 से ही इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया था, परंतु पियाजे के कार्यों को सन 1960 के बाद ही महत्व मिल सका। पियाजे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से विश्व के मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सन 1963 में जॉन फ्लावेल ने पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान की पुस्तक प्रकाशित की थी। यहाँ क्या आप कर लेंगे, पुस्तक विकासात्मक मनोविज्ञान। अब हम आगे देखेंगे कि संरचना एवं प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रिंसिपल किसका है, पियाजे का है। तो क्या है ये, संज्ञानात्मक विकास। आप देख रहे हैं ना, संरचना और प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। तो संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जन्मजात संरचना होती है व्यक्ति की, उसी जो संरचना होती है, जैसे हाथ पैर बुद्धि विवेक सब होता है, उसी का हम प्रयोग करते हैं और फिर प्रयोग करने से हमें अनुभव मिलता है, फिर इंटरेक्शन होगा तो ये उसका विकास होगा। यही है हमारा संरचनात्मक एवं फंक्शनल प्रिंसिपल। मतलब संरचना है, संरचना का फंक्शन हुआ, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। संरचना का क्या हुआ, फंक्शन हुआ, तब क्या हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ। पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना के लिए रूपरेखा या ढांचा शब्द का प्रयोग किया। आगे देखेंगे हम, वे संरचनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जो जन्मजात अनुक्रियाएं एवं अंतरक्रिया पर आधारित होती हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हुई, क्योंकि जो हमें जन्मजात हमें मिला हुआ है, फिर जन्मजात तो स्थिर होगा, लेकिन जब हम उसकी क्रिया करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, फिर अनुक्रिया का इंटरेक्शन किसी चीज़ से होगा, तो वो क्या होगी, अधिक इम्पॉर्टेंट रखेगी, महत्वपूर्ण होगी विकास में। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, जैसे बच्चा है, एग्जाम्पल हमने लिया है बच्चा, जैसे दूध चूसने की विशेषता क्या होती है, उसकी जन्मजात होती है, परंतु नवजात शिशु की तुलना में बड़े बच्चे के दूध चूसने के व्यवहार प्रदर्शित होने वाले परिवर्तन उनकी जन्मजात योग्यता एवं अनुभव द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होती है। मतलब जन्म लेने वाले, और जब उसकी अनुक्रिया का उसने अनुभव कर लिया और अपनी माँ के साथ उसका इंटरेक्शन हो गया, तो उसकी क्रिया में अंतर आ गया। पियाजे के अनुसार संरचनात्मक क्षमता के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल प्रिंसिपल हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को संगठित करते हैं। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। एक होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है एडॉप्टेशन। हम इसको अच्छे से याद करेंगे। फंक्शनल प्रिंसिपल में, प्रकार्यात्मक प्रिंसिपल में दो होते हैं, एक संगठन होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन होता है।
बहुत ज़रूरी है संगठन और अनुकूलन। अब हम पढ़ेंगे संगठन क्या होता है। तो पियाजे का कहना है कि संगठन की योग्यता से तात्पर्य ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा भौतिक या मनोवैज्ञानिक ढांचा संरचना को अपेक्षाकृत अधिक जटिल रूप में समन्वित किया जाता है। यानी जो हमारा ज्ञान है कई चीज़ों से मिलकर बना है, उस अलग अलग ज्ञान है, हम उसको क्या करेंगे, संगठित करेंगे। यही है कुल मिला जुला कर, यही है कि हमारा कई तरीके का जो ज्ञान होता है उसको हम संगठित करते हैं, वही होता है संगठन। जैसे हम आगे देखेंगे, जो हमारे पास ज्ञान एवं सूचनाएं हैं उनको संगठित रूप में संगठन कहते हैं। आयु एवं योग्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संगठन की योग्यता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो एक दूसरे को लिंक करना इतने आसानी से नहीं सीखता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसको संगठन कर पाता है। सूचनाओं, ज्ञानों एवं अनुभवों को संगठित करने की योग्यता ना हो तो छोटे एवं बड़े बच्चों के इस व्यवहार में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देगा। यानी यही बताया गया कि छोटे बच्चे में संगठन की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती है जितने बड़े लोगों में होती है। फिर है, पहला हमने पढ़ लिया संगठन, दूसरा है अनुकूलन, एडॉप्टेशन क्या होता है। समायोजन में ये क्या करता है, सहायता पहुंचाता है। ठीक है, इससे आत्मसातन, एसिमिलेशन एवं समंजन, एकोमोडेशन नामक दो प्रक्रम सन्निहित होते हैं। तो आत्मसातन, एसिमिलेशन क्या होता है हम देखेंगे। नए अनुभवों को पुराने अनुभवों के साथ संबद्ध यानी जोड़ना या परिमार्जित करना आत्मसातन है। यानी कि जैसे हमारा कोई पुराना अनुभव था तो जब हमने कोई नई चीज़ देखी तो वहाँ से हम अपने पुराने अनुभव से उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना ही एसिमिलेशन, आत्मसातन है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कोई आदिम सभ्यता के बच्चे ने वायुयान नहीं देखा है और अचानक देखने पर उसे बहुत बड़ी चिड़िया मान सकता है। इसी प्रकार कोई छोटा बच्चा किसी अपरिचित व्यक्ति को पापा और किसी अपरिचित महिला को मम्मी कहकर शर्मिंदगी का भाव उत्पन्न कर सकता है। आगे देखेंगे हम, आत्मसातन हो गया। अब समंजन देखेंगे, समंजन क्या होता है। आत्मसातन की पूरक प्रक्रिया समंजन को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ क्या कर पाता है, समायोजन स्थापित कर पाता है। जब विसंगतियां दूर करता है, पर्यावरण के साथ संपर्क या इंटरेक्शन के कारण संज्ञानात्मक ढांचा निरंतर ही परिमार्जित होता रहता है। जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना हमारा संज्ञानात्मक ढांचा क्या होगा, परिमार्जित और अच्छा होता जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। नवीन अनुभवों को संगठित करने एवं समंजन स्थापित करने, एक तो हम संगठित किए, दूसरा समंजन स्थापित करने की अवधि में बौद्धिक ढांचे में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों पर संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास पहले संगठन करेंगे, अनुकूलन होगा। अनुकूलन में दो चीज़ें हैं, आत्मसातन, एसिमिलेशन और समंजन, एकोमोडेशन। फिर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखेंगे। कभी कभी होता है कि खाली हमसे ये पूछ लेता है, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेजेस पूछता है। कभी कभी तो खाली स्टेजेस के नाम लिखने पड़ते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, जो 2 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ हमें नाम बहुत ही अच्छे से याद करना होता है। जैसे संवेदी पेशी अवधि क्या हो गया, संवेदी पेशी अवधि, सेंसरी मोटर पीरियड। ठीक है बच्चों, संवेदी पेशी अवधि हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवधि, प्री ऑपरेशनल पीरियड हो गया। ऑपरेशनल के पहले प्री लगाए, प्री ऑपरेशनल पीरियड। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवधि, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। फिर क्या है आगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवधि, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेजेस प्रोसेस नाम भी लिखने को आता है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी आता है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे।
संवेदी पेशी अवधि क्या होती है? सेंसरी मोटर पीरियड। तो यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह वह अवधि है जिसमें शिशु ने जन्मजात संवेदी पेशीय क्षमताओं के अतिरिक्त चलने, बोलने, समझने, वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने और सुखद एवं दुखद भावों को व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। ये 0 से 2 ईयर तक की हुई। और जो हमारे मोटर व्हीकल रहते हैं, हाथ पैर, इसकी क्रियाओं को विकसित करेगा, जैसे चलना, बोलना, समझना, ये सब सीखेगा। और इसी समय उसमें दूरी का, ऊंचाई का, गहराई का, समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे यदि ऊपर रह रहे हैं, ऊपर के फ्लैट में, तो देखिए नीचे वो सामान फेंक के किस चीज़ का अनुभव, ऊंचाई देखना चाहते हैं कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर कैसे जा रही है, जिससे उनको उसकी ऊंचाई, गहराई का ज्ञान होता है। फिर हम आगे देखेंगे सेकंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवधि, प्री ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशनल में प्री लगाया, ठीक है। तो ये 2 से 6 ईयर तक की अवस्था है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है पूर्व संप्रत्यात्मक यानी प्री कंसेप्चुअल, और एक है आत्मज्ञान। तो पूर्व संप्रत्यात्मक क्या है? जो हमारा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट बनता है, उसके पहले की अवस्था। ये 2 से 4 ईयर की है और ये 4 से 6 ईयर की, यानी जो हमारी ये पूरी अवस्था थी प्री ऑपरेशनल की, 2 से 6 को मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक बार में 2 से 4 ईयर का और एक बार में 4 से 6 ईयर का। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता है। जब हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्चुअल में भाषा का विकास होता है। वस्तुओं में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को समझने की योग्यता विकसित होने लगती है। भाषा का विकास। और यहाँ आत्मज्ञान में क्या है? वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है 4 से 6 साल में। व्याकरण एवं वस्तुओं में संबंध खोजने की क्षमता भी 4 से 6 वर्ष में आ जाती है। जो एज यहाँ पर डिफाइन है, देखिएगा। इसी तरह हमारा फिर पढ़ने के लिए बच्चों का पाठ्यक्रम भी इसी आधार पर रहता है। यहाँ पे हम जिक्र कर देना, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिखना नहीं है। एक समझने की बात होती है कि बच्चे के विकास को कैसे समझा जाए। आगे हम देखेंगे एक शब्द है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक। ये क्या होता है? ईगोसेंट्रिक की अवस्था होती है। इस पीरियड में बच्चा स्वयं को चीज़ों से संबद्ध करके देखने लगता है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है सब कुछ उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। मतलब वो बच्चा हर चीज़ में अपना देखता है, जैसे उसकी चप्पल, उसका बैग कोई ना छुए, उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी को ना कोई छुए। तो इस एज में बच्चे ऐसा करते हैं। इसी भावना को अहम केंद्रित की भावना या ईगोसेंट्रिक कहते हैं। आगे तीसरी स्टेज हम आएंगे। इस तीसरी स्टेज को देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवधि, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड क्या होता है। तो इस अवधि का विस्तार 7 से 12 ईयर तक होता है। इस अवस्था में चिंतन एवं कल्पना की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। मूर्त रूप जो सामने दिखेगा तो उसको देखकर वो चिंतन कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है। एग्जाम्पल, यदि सभी कुत्ते जानवर हैं तो वह कुत्ता भी एक जानवर है। इस समय ऐसी क्षमता आ जाती है। 1 फुट 12 इंच के बराबर है तो 12 इंच 1 फुट के बराबर है। इसी समय मात्रा, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आदि का अनुपाती ज्ञान भी आ जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवधि क्या होती है? 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, ये विकसित रूप है। यहाँ वहाँ तक हम मूर्त रूप का किए थे और यहाँ पर हम क्या करने लगे? अमूर्त चिंतन, बिना देखे भी हम चिंतन अपना इमेजिनेशन पावर से कर सकते हैं। ये चौथी स्टेज है कि योग्यता विकसित हो जाती है। और इसी अवधि में इसमें बच्चे तार्किक निष्कर्ष निकालने लगते हैं। चौथी
अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवधि में। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे की सीरीज़ देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।